बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझने के लिए और इस बात को छेड़ने के लिए मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूँ कि लोग मुझे ही बिग बॉस समझते हैं। आप कहाँ से हैं? कानपुर गए भैया। हाँ हाँ हाँ, जानती हैं कि नहीं कानपुर को? बिल्कुल जानते बहुत हैं। भौकाली लोग होते हैं वहाँ पर, समझी कि नहीं? बिल्कुल। ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह की कहानी यहीं से है, जुड़ी हुई है, हाँ जुड़ी एक्चुअली। हुई है। सलमान खान साहब आपके बगल में खड़े हुए हैं। ही वॉज ट्राइंग टू गेट आवर अटेंशन। वो 3-4 लोग जो थे उसमें से 2 लोगों को जानते थे, मुझे पहचानते थे। फैमिली मैन कब आ रहा है? अगले Season साल शूट कर रहे हैं हम लोग। शूट कर मेरा शेड्यूल हो गया है, बाकी चल रहा है। नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट एक इत्तेफाक के एक दूसरे रोमांचक एपिसोड में, जिसमें हम लेकर आए हैं एक बहुत विशेष मेहमान। इनकी आवाज़ या ये खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी आवाज़ ने भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अपना जादू बिखेरा है। बिग बॉस जैसे शो में इन्होंने अपनी आवाज़ को देकर उस शो में एक जान डाली और उस शो को एक अलग ऊंचाई पे ले गए। इसके अलावा इन्होंने कई OTT प्लेटफॉर्म्स पे अभिनय का भी परचम लहराया, जैसे फैमिली मैन, मिर्ज़ापुर 2, स्पेशल ऑप्स जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने काम किया। हम बात कर रहे हैं विजय विक्रम सिंह की, जो प्रमुख रूप से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। विजय जी ने अपने पेशेवर यात्रा में डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टीजमेंट्स, ऑडियो बुक्स जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो चलिए मिलते हैं विजय विक्रम से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर आपसे मिलकर, क्योंकि हमारी बातचीत तब शुरू हुई थी जब आप मुझे झांसी बुलाना चाहती थी। जी, तब शायद सर झांसी में पोस्टेड थे, आप मेरे हस्बैंड आपके झांसी में हस्बैंड posted झांसी में हैं। हाँ पोस्टेड जी। थे। तब अब कुछ फंक्शन हाँ में जी। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाई बात, और फाइनली हम मिल रहे हैं। अब यहाँ आया हूँ मैं, एंड आई थिंक अच्छा ही हुआ। मैं बता दूं आप लोगों को, हम इस समय अलवर में हैं। वहाँ पर विजय जी का इत्तेफाक से किसी इवेंट में आना हुआ और उन्हीं डेट्स में आना हुआ जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ओवर टू यू। जी, तो अच्छा ही हुआ। वो जो भी होता है, मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेज। तो शायद इसीलिए गॉड ने डिस्पोज कर दिया ताकि मैं आ सकूं, इतराना महल देख सकूं, ये वाला महल देख सकूं, और आपकी हॉस्पिटैलिटी का मज़ा ले सकूं, मैम के ज़बरदस्त खाने का मज़ा ले सकूं, हॉस्पिटैलिटी का मज़ा ले सकूं, वार्मथ का मज़ा ले सकूं, और सर का भी जी, जिस प्यार से वो मिले, वो बहुत ही टचिंग था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए यहाँ पर। आपको पता नहीं है कि आपने और मैम ने ये हॉस्पिटैलिटी करके अपने ऊपर एक सरदर्द मोल लिया है। अब आई विल बी अ रेगुलर गेस्ट हियर, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, नहीं नहीं बट आई एम नहीं, सेल्फ इन्वाइटेड वी नाउ। आर वेरी मच इनटू वेलकमिंग आवर गेस्ट्स। जी, और जी। अब गेस्ट तो नहीं कहेंगे, अब आप फैमिली ही हैं अरे हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। नो नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरेक्शन। और आपका पहले भी जो मैंने एक एपिसोड देखा था, बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ की सेटअप देखकर मुझे और लग रहा है कि कुछ बड़ी मज़ेदार बातचीत होगी। जी, तो मैं पहले से बता दूं, हमने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, ना हमारा कोई प्लान डिस्कशन है। बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू सेशन है और हम बिल्कुल 1-to-1 बातें करेंगे। मैं ज़्यादा सुनूंगी और विक्रम जी ज़्यादा बताएंगे अपने बारे में। तो आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आएगा। ज़रूर पसंद आएगा भाई, जब इतना अच्छा शाही टुकड़ा है तो बातचीत भी अब मीठी ही होगी। बिल्कुल, तो चलें बाहर शूट करते हैं। चलिए चलिए, बाहर गार्डन का मज़ा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए चलिए। मेरा राजस्थान जयपुर से कनेक्शन है। जी मैंने बताया भी था कि मेरी वाइफ है जयपुर से। तो जी। जयपुर शहर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
फॉर्चुनेटली एक इवेंट के लिए बुलाया था उन्होंने, तो आपसे बातचीत हो चुकी थी, तो मैंने तुरंत आपको खबर करी। जी। आपने भी इनवाइट कर लिया इस पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यूज़ बहुत सारे होते हैं, हाँ हाँ। पर कुछ होते हैं जिसमें आपको होता है कि चलो मज़ा आएगा, पता नहीं क्यों वैसी वाइब आ रही थी। आई एम श्योर मज़ा ही आएगा। मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं किसी से बात करूं अगर, एक होता है प्रोफेशनल, बिल्कुल आप सेट स्क्रिप्ट होती है, जी। सेट सवाल होते हैं, उन्हीं लाइंस पे आप बात करते हैं। मेरा मकसद ये रहता है कि हम जुड़ें, हम क्लोजली बात करें बिल्कुल और एक फ्लो में बात हो बिल्कुल बिल्कुल। उस तरीके से। वही मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन कनेक्ट करती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, बिल्कुल। जहाँ पे इंटरव्यू नहीं चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो मैं लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, ऑफ कोर्स इंटरव्यू मुझे करना है, जी, मुझे जी। अपने बारे में बताना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कि आप क्या फ़ौज के बैकग्राउंड से हैं? आपकी शादी एक फ़ौजी फैमिली में हुई है। फ़ौज मेरा सपना रहा है, मैं हमेशा बड़ा बिल्कुल। हिल सा जाता हूँ। तो was it a choice that you made or it happened organically? और आपका है बैकग्राउंड क्या फ़ौजी है आपका भी? नहीं, अच्छा मेरे मतलब मेरा जो मेरे फादर हैं, ही इज़ इनटू कॉर्पोरेट। अच्छा माय ग्रैंडफादर वाज अ सिविल सर्वेंट। ओके I don't belong to Fauji background. I got married into a completely established Fauji family. अरे वाह So my husband is a third generation officer. Father-in-law फौजी हैं, ऑफिसर हैं। ग्रैंडफादर भी ऑफिसर थे। अच्छा और प्योरली अरेंज मैरिज है। अरे वाह। और तो ये हमारे आपके बीच में कॉमन हो गया, हमारी भी अरेंज मैरिज थी हाँ हाँ। जिसको 15 साल हो गए। ये भी अच्छा लगा कि अभी भी अरेंज मैरिजेस जो हैं वो चलन में हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगी जी। और आप सरप्राइज होंगे सुन के कि मुझे पता भी नहीं था कि शादी की बात चल रही है। अच्छा जब फादर इन लॉ मदर इन लॉ घर पे आए, शुरू की 3 मुलाकात मेरे जानकारी के बिना हुई है कि यहाँ शादी की बात चल अच्छा रही है। जी जैसे मैं बिग बॉस में कहता हूँ ना, हाँ यहाँ शादी की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जयपुर से कैसे रिलेशन है तो आपका? बताया, वाइफ जयपुर से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, फादर इन लॉ वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी। ओके। जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आके रघुवंशी। और ये मैच मेकिंग हुई शादी की साइट पर। हाँ ओके। और फिर मतलब मैच मेकिंग पहली मुलाकात जो है वहाँ से शुरुआत हुई। पहली मुलाकात के लिए जब आई गीतांजलि, तो उनके ब्रदर भी थे, उनकी मम्मी भी थी, और तब मैं बिग एफएम में काम कर रहा था, बिग एफएम में। हाँ जी। तो मैंने ऑफिस में बुला लिया था, हमारा ऑफिस एक मॉल में हुआ करता था। तो हमने कहा आप लोग आ जाइएगा, बड़ा थोड़ा शेड्यूल आजकल वैसा है। तो लोग आ गए, और मैं उसके पीछे कारण ये भी था कि मैं उनको थोड़ा इम्प्रेस करना चाहता था कि एफएम स्टेशन में जाके दिखाऊं मिल कि रहे, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। रेडियो जॉकी है ये रेडियो स्टेशन। मैंने मिला, मैंने मिलवाया, बाद में पता चला कि वो तो देखती बिदक नहीं थी गीतांजलि की, ये क्या है, कौन लड़का पोटेंशियल वाइफ से गंजे होके। मैं आई हैड सम हेयर एट दैट टाइम, ओके। बट आई यूज्ड टू कीप माई लुक एज बॉल्ड, Yeah, क्लीन yeah. शेव एकदम, और एक फ्रेंच बियर्ड रखता था, बहुत ही अजीब। अभी तो मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ जी। पर तब बड़ा ही अजीब सा मेरा हाँ। गेटअप था। तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, जी जी जी, शादी से मना कर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द मैच दैट आई एम लुकिंग फॉर। ओके। लेकिन ये बात हमें बताई नहीं उन लोगों ने। अच्छा। वो शायद उनके फादर को, उनकी मदर को ही लग रहा था कि नहीं, ये इस चीज़ को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। और मुझे भी सेंस हो गया कि ये लग रहा है मना हो गया, लेकिन मना नहीं हुआ था। तो मैंने भी खूब पीछा किया, उनका पीछा नहीं किया, पापा का पीछा किया, प्रोफेसर फादर इन लॉ साहब का का। पीछा जी किया? जी, ओके। प्रोफेसर साहब को खूब मैसेज भेजता था ऐसे ही हालचाल लेने के लिए। अच्छा। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मैंने मैसेज भेजा कि आप लोग ठीक हैं कि नहीं हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। ऐसे मैंने 1 साल कॉन्वर्सेशन जारी रखी फादर इन लॉ के साथ। ओके।
फिर एक शायद उन लोगों ने कन्विंस किया होगा तो उन्होंने कहा अच्छा मैं एक बार और मिलूंगी अकेले। अच्छा। तो फिर देन वी मेट इन अ कैफ़े कॉफ़ी डे। ओके। और उस मुलाकात में पता नहीं क्या हुआ, उनको बहुत हंसी आई, बहुत मज़ा आया मेरे साथ। तो फिर उन्होंने हाँ कर दिया। और इस तरह से मैंने, कहते हैं ना, अपने जाल में उनको फंसा फंसा लिया। लिया। बोतल में उतार लिया, जी जी शीशे जी, में। बोतल शीशे में उतार लिया बिल्कुल। जी। वो अभी भी ये कहती हैं कि उस दिन हंसा हंसा के जो है, यू ट्रिक्ड मी। जी। आप कहाँ से हैं? कानपुर, उत्तर प्रदेश, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो हाँ, मतलब कानपुर गए भैया हम। हाँ हाँ, हाँ, जानती हैं कि नहीं कानपुर को? बिल्कुल जानते भाऊ हैं। भौकाली लोग होते हैं वहाँ पर, समझी कि नहीं? बिल्कुल। तो जीवन के तकरीबन 22 साल मैंने कानपुर में काटे, फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू ग्रेजुएशन टू प्रिपेयरिंग फॉर कैट to getting admission in BHU, to getting introduced to alcohol, to getting into depression, everything happened in कानपुर। ओके। जी, कानपुर ने बहुत कुछ दिखाया, but it made me the man I द am मैन today. यू आर टुडे, एब्सोल्युटली। By the way, हमारा भी बनारस के साथ कनेक्शन है। मैं उसी चीज़ पे आ रही थी। जी, मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, अगर उनका बनारस से कोई ताल्लुक़ होता है तो मैं चूकती नहीं हूँ ये सवाल पूछने से कि बनारस में कैसा एक्सपीरियंस था। कान एफएमएस बीएचयू में थे आप? जी जी, तो मैंने बताया मैंने कैट की तैयारी करी और बहुत ही वाहियात स्कोर आया था मेरा, 93 परसेंटाइल था। तो IIM से तो कॉल नहीं आया, BHU में अप्लाई किया, फॉर समहाउ BHU से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, और मिल गया मुझे, इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन मिल गया। फिर वो जो 2 साल थे वो तकलीफदेह भी थे, क्योंकि मैं उस समय तक डिप्रेशन में जा चुका था और अल्कोहलिज्म बढ़ रहा था मेरा। तो मैंने पूरा MBA शराब पी के किया। वो यादें हैं बनारस के साथ, और जब मैं आज भी उसके बारे में बात करता हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन उन यादों के साथ साथ अच्छी यादें भी बहुत। 80 घाट हम लोग का अड्डा हुआ करता था। बिल्कुल। BHU वालों का तो पता ही हाँ है, हाँ, वो 80 पूरे घाट। बनारस का अड्डा है। हाँ, 80 घाट। 80 घाट 80 चलते हैं। जी, 80 चलते हैं। और दूसरा था लंका। लंका। तो और भी एक चीज़ है, वो जब बाद में हम आएंगे लाइफ जर्नी पे तब बताएंगे। ये लंका बहुत जाते थे, बहुत, मतलब जितने हमारे दोस्त लोग जाते थे उतना नहीं जाते थे, हम कभी कभार जाते थे, लेकिन वो मेमोरीज बड़ी अच्छी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा शराब में ही गुजरता था। खाली टाइम आई वुड जस्ट ट्राई एंड गेट होल्ड ऑफ अ बॉटल एंड ड्रिंक। मैं क्लासेस भी मैंने अटेंड करी हैं ड्रंक। आई हैव अपीयर्ड फॉर माई सेक्शनल एग्जामिनेशन ड्रंक। तो वो ज़रा थोड़ी सी तकलीफदेह मेमोरीज हैं, लेकिन 80 की बड़ी खूबसूरत मेमोरीज हैं। एक बार मुझे याद है, हम 3 दोस्त 80 पे एकदम फिल्मी स्टाइल में 3 ऐसे 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 हाँ। 5 स्टार टाइप का बना के और सिगरेट पी रहे थे। रात के बज रहे थे 2। तभी एक कोई बड़ी वैसी आवाज़ सी आई, तो देखा कोई लठ भांज रहा है। यार 2 पुलिस वाले, उठा, क्या करत हुआ यहाँ पर? यह खाते तोरे माँ बाप भेजले हुआ तो के हैं। क्या बात है। फिर जो डंडे पड़े हैं 2-3, हाँ। उसमें एक हमारे थे सीनियर, थोड़े थे भी चमके हुए, बोले सर इट्स नन ऑफ योर। तो के देखा अंग्रेजी झाड़ा था हुआ बहुत, चला तो के थाने ले चली। वो भी उस तरह की भी यादें। थाने तो नहीं गए, छूट गए, लेकिन डंडे वंडे खाए हमने। काशी विश्वनाथ टेम्पल था एक BHU के अंदर। हाँ हाँ, वो नया वीटी है। नया VT, यस 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 यस, वीटी बीएचयू। जी, वहाँ बहुत जाते थे, लेकिन शिकायत लेकर अच्छा। बहुत शिकायतें थी हमारी भगवान के साथ, तो वो शिकायतें लेकर जाते थे। और तो हाँ, पर कैंपस की बड़ी अच्छी यादें हैं। साइकिल लेके घूमना, देर रात मस्ती करना, शराब पी के 2 लोग हम लोग थे, 2 साइकिल लेके घूमते रहते थे। फॉग बहुत हो जाता था तो सड़क पे बैठ जाते थे, फिर वहाँ से आवाज़ देते थे, दिख रहा हूँ मैं तुम्हें।
तो और दूसरा हमारे मामा जी रहा करते हैं, अभी भी हैं, बनारस में? शिवपुर में रहते हैं। ओके। तो वीकेंड्स पे उनके पास जाया करते थे और कभी कभार बीएचयू से शिवपुर साइकिल से जाते थे। एक कॉर्नर से दूसरे जी कॉर्नर। जी जी। फिर छूट गया बीएचयू, फिर छूटा रहा तकरीबन 10 साल, 9 साल छूटा रहा। फिर आई डिडंट गो बैक देयर, थोड़ा सा डर लगता था, वही पुरानी चीज़ें ट्रिगर होंगी, मेमोरीज। बट देन रियलाइज़ कि ठीक है, यू हैव टू फेस इट। तो एक बार बस फेस करने गए, फिर हर साल जाने लगे। तो 2019 से मैं हर साल बनारस जाता हूँ, 1 या 2 दिन आई स्पेंड देयर, बाबा के दर्शन करता हूँ, दुर्गा कुंड जाता हूँ, संकट मोचन जाता हूँ, काल भैरव जाता हूँ। ये 4 जगहें हैं जो मेरी फिक्स हैं। और घाट पे थोड़ी देर बैठते हैं। 80 घाट नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद वही सब है, लेकिन जाते हैं घाट पे। और अब तो बहुत ही अटूट रिश्ता हो गया बनारस, साल में एक बार हमारा फिक्स है। ये है बनारस की मेमोरीज। और बनारस ने दिया बहुत कुछ। बीएचयू में, एफएमएस बीएचयू में 2004 में मैं पास आउट हुआ। अच्छा। 2004 में जॉब सीन उतना अच्छा नहीं था। 120 के बैच में कुछ 8-10 लोगों की नौकरी लगी, मैं उनमें से एक था। अच्छा। और मुझे ये भी याद है कि 4 या 5 राउंड के इंटरव्यू हुए थे, इसमें बीएचयू में भी हुआ, जेपी सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्लांट भी बुलाया था शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, तो हम प्लांट भी गए, वहाँ पे 2-3 राउंड हुए। 2 राउंड, 4 या 5 में से 2 राउंड आई वेंट इनसाइड ड्रंक। ओके। स्टिल हो गया किस्मत। तो ये है बनारस का, लेकिन वो शहर छोड़ता नहीं है आपको। और वो हमारी यादें गलत थी, लेकिन आई थिंक डीप डाउन आई हैव डीप लव फॉर दैट सिटी, इसीलिए मैं वापस गया और अब जाता रहता हूँ। मैं आपको जर्नी अपनी, जो एक छोटा सा नहीं था तो बड़ा लंबा स्ट्रगल, स्पैन छोटा है पर लगा बहुत। वर्दी से मेरा बड़ा ख़ास कनेक्शन रहा है जी। और उसके चक्कर में बड़ी परेशानियां भी मैंने अपने ऊपर मोल लेनी थी। एक शब्द है जिसको कहते हैं एहसास कमतरी। जी। सॉरी, जी। एक शब्द है जिसे कहते हैं एहसास कमतरी। जी। कभी कभी वो आप पे हावी होता है और वो एक मोमेंट था जब वो एहसास कमतरी की हाय ये नहीं हुआ ज़िंदगी में। अब उसकी जड़ें कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक शायद सर को भी समझ में आ गया था थोड़ा सा, मैं बात करते करते सडनली आई माई वॉइस शेक्ड फॉर ब्रीफ मोमेंट। पर 45 साल के हो गए तो थोड़ा नाटक करना आ गया है, कंट्रोल करना चीज़ों को आ गया है। आई मैनेज्ड। ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह की कहानी यहीं से है, जुड़ी हुई है। हाँ, जुड़ी हुई है। एक्चुअली तो क्या हुआ, बचपन से ही मेरे भाव भंगिमाएँ, मेरे एटीट्यूड बड़ा ही फौजी टाइप का था, बाल भी वैसे ही कटाता था, इतना शौक़ था आर्म फोर्सेस का। आई थिंक 6-7 साल या 8 साल की उम्र से मेरे ग्रैंडफादर मुझे ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे। और बाद में मच लेटर इन लाइफ व्हेन आई टर्न आई थिंक 19-20 एंड ही वाज ऑलमोस्ट एट द स्टेज, लास्ट स्टेज, जहाँ पे उनका हर चीज़ करना पड़ता था, तो मैं उनकी शेव भी करता था। तो वो कांपती आवाज़ में कहते थे ये मेरा बार-बार ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह ही करेगा ये। अच्छा। हाँ, बार-बार ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह। तो ये 8 साल की उम्र से ही फ़ौज में जाने का एक जुनून था। और वो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया मैंने कि मैंने कभी एक्चुअली उसके लिए अपने को प्रिपेयर नहीं किया। मेंटली प्रिपेयर करना एक चीज़ होती है, बट देन यू हैव टू प्रिपेयर टू एंटर देयर सर्टेन एग्जामिनेशंस, एकेडमिक, दिस थिंग यू हैव टू क्लियर। मैंने सैनिक स्कूल के लिए ट्राई किया था, बट उसके बाद मैंने मान लिया कि अभी तो मैं जाऊंगा जब भी तो फ़ौज में तो हो ही जाए। सो मच सो कि 10th के बाद मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी 10th तक। 10th के बाद मेरे सारे दोस्तों ने बायोलॉजी ले ली, तो मैंने भी बायोलॉजी ले ली। ये सोचिए कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी अकेले क्या है, मैं पढ़ूँगा और बाकी फ़ौज में तो हो ही जाएगा। जबकि अगर आपको फ़ौज में जाना है तो आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम
लिखना पड़ता है या फिर CDS का। बिल्कुल। पर NDA का अगर लिखना है तो मैथमेटिक्स की बड़ी अच्छी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने लिखा एक आध बार NDA का, क्लियर ही नहीं हुआ, क्रैक ही नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं बड़ी कमी थी मेरे अंदर कि मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि योर पैशन और योर नेचुरल टैलेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। एब्सोल्युटली। ये नहीं सोच सकते कि हमारे नेचुरली है तो हम कुछ भी कर लेंगे। लियोनेल मेसी या रोनाल्डो ऐसा नहीं है कि मैच के दिन उठते हो कहते हैं चलो हम आज जादू कर देंगे। बिल्कुल। नहीं तैयारी करी, NDA में जब धोखा खा गए तो ये भी समझ में आया कि बायोलॉजी लेके कुछ होगा नहीं, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने कॉमर्स पढ़ना शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले ली। 3rd ईयर ग्रेजुएशन में आई अपीयर्ड फॉर CDS और रिटर्न क्लियर हो गया। इंटरव्यू कॉल आ गई तो मुझे लगा मेरा हो गया सिलेक्शन। SSB इंटरव्यू। SSB के लिए कॉल आ गया, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो बैंगलोर बुलाया था, मैंने कहा भाई सब तो वर्दी लेकर ही आऊँगा मैं। मतलब वो उस तरह का माइंडसेट था कि GC बन के ही आएंगे अब तो वहाँ पहुँचे बैंगलोर। 5 दिन का प्रोसेस होता है, 5वें दिन रिज़ल्ट आया और मेरे आगे चेस्ट नंबर का हो गया, मेरे पीछे वाले चेस्ट नंबर का हो गया, मेरा नहीं हुआ। एंड श्योर यू वुड नो दैट वहाँ की आइडेंटिटी जो है, आपका नाम नहीं होता, एक बैचेस दिए जाते हैं चेस्ट नंबर। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिस्ट विद प्रॉपर फेलियर। और वो भी फेलियर ऐसा था कि जो आपने बचपन से सोचा था, बिल्कुल सोचा सुना माना, बिल्कुल, वो सडनली गिर गया, टूट गया। और वो सवाल मैंने अपनी एबिलिटी पे ले लिया। मैंने कहा शायद मेरे अंदर बहुत भयंकर कमी है। एंड आई वॉज सो शेकन बाय इट दैट आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन। और वहाँ से मेरा पतन शुरू हुआ एक्चुअली। और उस डिप्रेशन का इलाज हमने ढूंढा शराब। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट द एज ऑफ 20। मैंने कभी ऐसे बियर वियर पी होगी, कभी ऐसा शराब, मतलब ऐसा, बट वो शराबी वाला हिसाब किताब की। और इट स्टार्टेड ग्रोइंग। लेकिन मेरा वो जिद, अब वो जिद पे आ गया कि नहीं ऐसे क्यों नहीं क्लियर हो रहा SSB। तो मैं और अपीयर होने लगा SSB में। हर SSB में अपीयर होता और क्लियर नहीं होती, आई वुड गेट मोर डिप्रेस्ड, आई वुड गेट मोर इनटू अल्कोहल। और आज इन रेट्रोस्पेक्ट आई कैन ऑनेस्टली से दैट मैं फौजी नहीं बन सकता था, उस समय तो नहीं बन सकता था। उस तरह के नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, इमोशनल फ्रिजिलिटी के साथ, कि आप इतने वल्नरेबल हैं कि एक छोटा सा धक्के में अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप सोचिए 25, 30, 50 लोगों का आपकी टीम है, उनकी आप जान खतरे में डाल देंगे। तो आई कैन से कि जो कहते हैं ना, जूलियस सीजर में एक लाइन है, कैशियस कहता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन अस। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये चीज़ नहीं समझी कि कमी अपने अंदर है, उसको ढूंढो। और दूसरी बात, वो जिद पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम उसमें फंस जाते हैं ना कि नहीं करते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। समटाइम्स इट्स ओके टू लेट गो। हमको क्या लगता है, हमें लगता है लेट गो मतलब गिविंग अप। इसी बात पे आ गई चाय भी, चाय कान गिव अप। चाय को हम गिव अप नहीं कर सकते मैम। थैंक यू सो मच। कनपुरियों के लिए मतलब चाय तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो चाय पीते हैं। शुगर अब ले ही लेते हैं, अब तो क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, सब तो खा पी लिया हमने। जो एक ईगो भी आड़े आती है जब आप, ईगो ही आड़े आती है, ईगो ही होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ईगो आती है, ईगो ही होती है। मेरा कैसे नहीं, हाँ वो ईगो उसका है, कैसे, स्टूपिड मेरा ईगो। कैसे। हाँ, और वही आपको लेट गो नहीं करने देती है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, जिंदगी जो है ना इन दो शेरों के बीच में है। पहला शेर कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहाँ आशियाँ बनाने की, और यकीन है हमें ये जंगे ज़िद जीत जाने की। और दूसरा है कि अगर सब कुछ ही मिल जाएगा ज़िंदगी में जी, तो तमन्ना किसकी करोगे? करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती हैं। लाइफ एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज टू फिलोसफीज। कि कहीं कहीं अब क्या है कि हम लोग ना हर चीज़ का एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हमको आदत पड़ गई एग्जैक्ट आंसर तो हम ढूंढते नहीं, तो फिर एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं लाइफ में। कुछ नहीं, बिल्कुल।
लाइफ एग्जिस्ट करती है इन बिटवीन द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड। जितनी सलाह सुझाव नसीहतें आपने सुनी हैं उन सब के बीच में कहीं ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। लेकिन इतनी समझ थी नहीं, ज़िद में अड़ गए। और जब आप ईगो पे बात ले लेते हैं तो इट्स अ श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड। डिप्रेशन में आप चले गए, आपको पता ही नहीं कि आप डिप्रेशन में, आप काउंसलिंग जाना नहीं चाहते हो, आपके पेरेंट्स जो हैं वो इन अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस है कि क्या करें बच्चे का। आप सोचिए ना कि एक 22-23 साल का लड़का रोज़ घर में आ रहा है, गिरता हुआ, कभी कोई लेके आ रहा है, कभी कहीं से बात सुनने को मिल रही है, क्या हालत होती होगी आज। पेरेंट्स को कब पता चला कि पेरेंट्स ये शुरू से हालत है पता था उनको, कि आप ड्रिंक कर रहे हैं? छुपने वाला हिसाब किताब नहीं था। वो तो ऐसा एक पॉइंट ऐसा आ गया तो उन्होंने कहा भैया बाहर मत जाओ, यहीं पी लो। करना है तो थोड़ा बहुत यहीं पी लो। वो थोड़ा बहुत तो होता ही नहीं था ना कुछ। मतलब मैंने बहुत टुडे आई एम लीडिंग अ लाइफ विच इज़ 180 डिग्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी, बोथ इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आई एंजॉय और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ माई मेंटल स्टेट। उस समय वो स्टेट थी, मैं मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, बड़ी ईमानदारी के साथ में कि अपने पिताजी के साथ इतना दुर्व्यवहार, मम्मी को भी परेशान किया है, लेकिन वो मेंटल स्टेट ही ऐसी थी ना, समझिए सही गलत का फ़र्क ही ख़त्म हो गया था। सारी दुनिया आपको आपके ख़िलाफ़ लगने लगी थी, ईश्वर और तकदीर आपको आपके ख़िलाफ़ लगने लगी थी। मैं अब पता नहीं इस बात को कह सकता हूँ कि नहीं, कि और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि ईश्वर से इतना मेरा वो हो गया था क्लेश कि मैं मतलब फ़ोटो फेंक देना, वो सारी चीज़ें, मंदिर की तरफ से गए तो मुंह फेर लेना कि है वो वही रिबेल विदाउट अ कॉज। तो उस माइंडसेट्स में गुजर रहे थे, तो मेरे ख्याल से डीप डाउन एक सेंस आ गया था ऑफ सेल्फ डैमेज, कुछ इस तरह का कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि इसी तरह कर करके भाई हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई तो हम अपने आप को भी ख़राब कर लें या ख़त्म कर लें। तो पीने का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि मेरे दिमाग में सिर्फ शराब ही चलती थी कि अगली ड्रिंक कहाँ से आएगी। ऐसे दोस्त बना लिए जो ड्रिंक पिला सकें, ऐसे लोगों से दोस्ती थी जो उधार दे देते थे। फिर MBA करने चले गए BHU में। अब वहाँ ये हुआ कि किन्हीं कारणों से शराब सस्ती अवेलेबल हो जाती थी, तो जो चीज़ 200 रुपये की मिलती थी वो 80 रुपये में मिल जाती थी। BHU में ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ होता था ऐसा, मैं बताऊंगा आपको जी। वहाँ पर और बढ़ गया ये अल्कोहलिज्म। लोगों को लगता है ना कि जिम्मेदारी आएगी, पढ़ाई कर रहा है, तो मैं अकेले हो गया, वहाँ हॉस्टल अकेला था, सिंगल रूम मिल गया हुआ था, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। क्यों करेगा भाई, आप हमेशा यू आर रीकिंग ऑफ अल्कोहल ऑल द टाइम। मैं जब BHU जाने से पहले घर में मैंने क्या क्या नहीं किया है, कबाड़ बेचा है, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के 10-20 रुपये इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के कि जाके ले आऊँ, उस हद तक चला गया था। सोचिए किस लिए कि एक करियर आपने सोचा था वो नहीं हुआ, जो कि आपके हाथ में ही नहीं है। वो इंटरव्यू में आप क्या करोगे और वो कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे, दैट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सेकेंड गेस, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर। एब्सोल्युटली। तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है ना। नहीं छोड़ा, लगे रहे उसी में पागलों की तरह। 8 SSB फेस करी टोटल। फिर तो ऐसा पागलपन हो गया था कि वो जो ओपन एंट्री आती है ना उसमें भी डाल दिया, नेवी की ओपन एंट्री में डाल दिया, ATC के लिए डाल दिया, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न थी तो मिल जाता था, कॉल आ जाता था। जस्ट फॉर यूनिफॉर्म। जस्ट फॉर यूनिफॉर्म, पता नहीं जस्ट फॉर यूनिफॉर्म था या वो वाली होती है ना कि जब कोई माशूका ना कर दे तो उसके प्रति मोहब्बत और बढ़ जाती है। जी। वो मोहब्बत नहीं होती, मुझे लगता है वो दैट्स रिबेलियन अगेन। ना कैसे कर दिया इसने, ईगो पे लग गई। तो करते करते वो बहुत बढ़ गया, शराब पी के क्लास में जाने लगे और चीज़ें सही हो रही थी इस तरह से कि पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, तो आपको थोड़ा और बल मिल जाता है कि फिर भी आपको ये नहीं पता कि आपके अगर 59.9% आ रहे हैं तो
दैट कुड हैव बीन 65, 70, 80% अगर आप पूरा फोकस करते। अगर आप फोकस करते, मैं उस समय भी मेरे प्रेजेंटेशंस में देता था तो टीचर्स वुड बी अमेज्ड कि क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। कभी नहीं इस चीज़ को सीरियसली लिया, दिमाग और शराब में डूबा हुआ है। तो उसके बाद नौकरी भी लग गई, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, तो और मतलब कॉन्फिडेंस आ कॉन्फिडेंस आ गया। गया। लेकिन डीप डाउन आई एम स्टिल डिप्रेस्ड, आई एम स्टिल लिविंग इन दैट फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन कि देखो MBA करके भी ये सीमेंट में नौकरी लगी है। माइंड सेट ही खराब हो गया है ना। हाँ, नकारात्मक सोच, सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है नेगेटिव। कि 120 के बैच में 10 लोगों को नौकरी लग रही है। आप लकी हो भाई। जी, अरे यार 8,000 रुपये कोई सैलरी होती है 2006 में, इससे ज़्यादा क्या क्या 5,000। होगा? 2004 नॉट इवन 2006। और 13 डिस्ट्रिक्ट का सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो है उसको, वो मेरे अंडर में थी। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली। लेकिन आपका तुम जो कहते हैं वन डोर क्लोजेज मल्टीपल डोर्स Opens. ओपन, बट यू हैव टू बी इन द राइट माइंडसेट टू सी दोज अपॉर्चुनिटीज। आई वाज नॉट, आई वाज, जो अंग्रेजी में टर्म है ना कि आई वाज वेलिंग इन सेल्फ पिटी। मैं अपने ही नहीं, हाय हाय फौज, हाय फौज। अरे भाई ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2005, 6, 7, 8, 9 was the period of recession. हाँ हाँ, बड़ा Indian खराब, economy. बिल्कुल Jobs नहीं लग रहे थे। अरे मुझे पता है, बिल्कुल You should- सही कह रहे हैं। आई शुड हैव बीन थैंकफुल, मतलब जाके जी। मत्था टेकना चाहिए था कहीं जाकर। नहीं था ना, वो लिखा था ये होना है मेरे साथ। नहीं, ये इसको मैं डेस्टिनी नहीं मानता, इसको तो मेरी गलती है, तो डेस्टिनी पर नहीं डालूंगा मैं। पर हाँ, मेरे पत्थर पड़े हुए थे। तो अब नौकरी में पहुंच गए। अब नौकरी में पहुंचे तो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप को जब आप हैंडल करते हैं तो बड़े बड़े डीलर्स के लिए आप साहब होते हैं। तो साहब, पता चल गया साहब तो शौकीन है, तो साहब के पास सप्लाई भी। गिफ्ट्स आने लग गए। साहब तो मतलब ऐसा डूबे कि रात में पीते वक्त छोड़ रहे हैं कि सुबह उठेंगे तो। सो आई टू स्टार्ट माई डे विद पानी नहीं, अल्कोहल। मैं 2 घंटा नहीं पीता था तो ऐसे कांपता था। मैंने चाय पीना छोड़ दिया था लोगों के यहाँ। क्यों? कि मैं कि लोगों को दिख जाएगा कि ये इसके हाथ कांप रहे हैं। नर्वस सिस्टम पे बेसिकली अटैक कर रही है अब। इस लेवल का हो गया है। और वो नेगेटिविटी जा ही नहीं रही। मैंने पता है एक बार कोशिश भी करी छोड़ने की, 3 रात नहीं सो पाया, मैं सोया ही नहीं। ऑब्वियसली इतना सिस्टम को उसने अफेक्ट कर दिया है, नहीं आती नींद। अच्छा, अब इट वेंट टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वेयर आई हैव द रियलाइजेशन दैट दिस इज रॉन्ग, बट आई कैन क्विट। बट आई डोंट ऑल्सो हैव द करेज टू टॉक इट आउट। मैं ये फिर से रीइटरेट करना चाहूँगा कि कभी भी मेंटल हेल्थ के इशू से आप गुजरें तो बात करें, बिल्कुल। प्रोफेशनल से बात करें, साइकियाट्रिस्ट से बात करें। हमारे टाइम में तो बहुत बिल्कुल ज़ीरो अवेयरनेस थी, और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब क्या, पागल हो गए हैं। और टबू माना जाता है बहुत बहुत कि बहुत दिमागी रूप से पागल पागल है। है। हाँ, तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। हालांकि डिप्रेशन नहीं बताया, पर हाँ फीलिंग्स अपनी एक आध दोस्तों को बयां ज़रूर करी, पर वो भी बेचारे हेल्पलेस फील करते थे। क्या करें, सब परेशान रहते थे। करते 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 आया वो समय, आ ही गया। 2005 की बात है, 31 जनवरी 2005। सेल्स मीट थी हमारी, हमको बुलाया गया ऑफिस में। बहुत लताड़ा गया, अगे बहुत दुख हो गया। चलो भाई, पहुंच गए। इतनी पी कि बाहर निकल के नाली में गिर गए। किसी तरह कार में डाल के लाया गया। 30 जनवरी की बात है, 31 को लाया गया। 31 जनवरी को मैं सुबह उठा तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, एक छोटी ड्रिंक मार लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो 9 बजे का इंतज़ार किया, ठेका खुला, गया, क्वार्टर ली, पिया, और फिर देन ऑल हेल ब्रोक लूज। मेरा ऐसा दर्द था कि मैं ना ऐसे कर पा रहा हूँ ना ऐसे कर पा रहा हूँ, एक पॉस्चर में बस ऐसे बैठा, लेट नहीं पा रहा, बैठ। उस पीड़ा को मैं बयान नहीं कर सकता। एक्सक्रूशिएटिंग पेन जिसे कहते हैं, वो था वो। सतना में मैं पोस्टेड था उस समय। ऑफिस गया, नहीं बैठ पाया, वापस आया, लोगों को समझ में आया क्या करें, डॉक्टर के पास ले गए। थैंकफुली इतना था कि वहाँ के डॉक्टरों ने बस पहचान लिया, भाई ये पैंक्रेटाइटिस है, केस ऑफ पैंक्रेटाइटिस। मैंने एक दिन घर पे फ़ोन नहीं करने दिया अपने वहाँ के लोगों को। मैंने कहा नहीं मत बताओ, शायद ठीक हो जाए।
एक दिन बाद डॉक्टर ने दोस्तों से कहा, भैया कलीग से कहा बुला लो, ये तो कभी भी जा सकता है। अच्छा। जी जी। पैंक्रेटाइटिस में तो पैंक्रियास फट जाता फट गया। हाँ। है, पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो अटैक करता है आपके प्रोटीन डाइजेस्ट करना है उसको, तो लिवर किडनी ऑर्गन सबको। सब अटैक कर दिया। किडनी काम करना बंद कर दी, लिवर काम करना बंद कर दिया, फिर लंग्स में पानी भरने लगा उसकी वजह से। सब मतलब सब फेल, कुछ नहीं। और शुरू के 2-3 दिन तो मुझे वो बाइल वाली हरी वाली उल्टियाँ भी हुई बहुत सारी, पर इतना पेन में बर्दाश्त मैं बता नहीं सकता। और बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कि अस्पताल में वो कह रहे हैं, यार अच्छा शराब नहीं पिला सकते, सिगरेट ही पिला दो। सिगरेट की भी लत थी। हाँ हाँ, सिगरेट भी। उस समय तो तम्बाकू भी खाते। उस 1 साल मैंने तम्बाकू, सीमेंट वाले उसमें नौकरी में तम्बाकू भी खाया है, तो सिगरेट भी पी लिया हॉस्पिटल। तब तक तो एहसास ही नहीं था ना कि क्या क्या हुआ क्या है। हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है। फिर मम्मी पापा आए, बुलाया गया उनको, और मुझे चेहरा नहीं भूलता है कि वो, अब आप तारीफ़ उन दोनों की ये है कि दोनों ही ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई एजुकेशन उनको मिली है। मम्मी हमारी बेसिक 3rd-4th क्लास तक पढ़ी है, पापा 9th तक पढ़ पाए। लेकिन जो समझ है ना, वो एजुकेशन लोगों को लगता है कि समझदारी पैदा करती, समझदारी जीवन का अनुभव पैदा करती। बिल्कुल। मेरी माँ के जो रिएक्शन थे उस समय के, जी। कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, मैंने तो देखे हैं अल्कोहलिक्स और उनकी फैमिली के रिएक्शंस। इतनी बड़ी चीज़ हुई, उन्होंने आकर एक बार भी उस दिन नहीं कहा, और आज इस बात को 20 साल होने वाले हैं, आज तक नहीं कहा कि अगर तुमने ना पी होती तो ऐसा ना होता। 1 रुपया घर में नहीं था इलाज के लिए, और वहाँ से हमें भेजा गया पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई, यूपी में। लखनऊ। पीजीआई का डॉक्टर जुगाड़ वहाँ तो फ़ोन करके किसी तरह इमरजेंसी के थ्रू एडमिट कराया। इमरजेंसी में गए तो डॉक्टर ने देखा, बोले आप कौन? मेरी मम्मी है इसकी। है इनकी मम्मी? ये तो 40-45 साल के लग रहा है। पूछे नहीं भाई 26 साल का लग रहा है। मतलब शरीर ऐसा हो गया था, अच्छा। मोटा, बल्कि, दाढ़ी, चेहरा बड़ा सा, किडनी काम नहीं कर रही थी तो पानी और भर गया था। बोले नहीं ये 26 साल का है। कब से पी रहे हो? 6 साल से। झूठ बोल रहा है। ये पैंक्रेटाइटिस का केस है, ये 15-15, 20-20 साल में होता है लोगों को, बहुत 15-15, 20-20 साल रोज़ पीने से होता है। मैंने कहा नहीं, मैं 6 साल से पी रहा हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है कि इनका लिवर नहीं काम कर रहा है, इनके किडनी नहीं काम कर रही, इनके लंग में पानी भरा हुआ है, इनके बचने के चांस है 15%। आप कहें तो इलाज करें, वरना कोई फ़ायदा है नहीं। अब जिस घर में 1 रुपया नहीं हो, वो लेडी कह रही है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें, आपको पैसा वो इंतज़ाम हो जाएगा, आप अपना इलाज करिए। उस दिन मेरा पहला डायलिसिस हुआ। उसके आप डायलिसिस पे चले गए थे? जी जी, कोई काम ही नहीं कर रही थी किडनी। इतना क्रेटिनिन लेवल 8.5, जो कि 1.1, 1.2 होता है, वो 8.5 पहुंच गया। मैं अब कभी आपको, अच्छा मैं रिपोर्ट्स भेजूँगा, मेरे पास रखी हुई हैं आज भी। आई केप्ट इट एज अ सोवेनियर, एज अ मेडल ऑफ ऑनर। सब लिखा हुआ है उसमें। 8.5 क्रेटिनिन लेवल, इन्फेक्शन, हैवी इन्फेक्शन इन लंग्स, लिवर नॉट वर्किंग एट ऑल। पहला डायलिसिस हुआ, फिर कष्टों का जो अंबार शुरू हुआ। मेरा बीपी था 220/160 ऐसा कुछ, तो नींद नहीं आती। कैसे आएगी? पेन हो रहा है प्लस बेचैनी है। मैं सोचिए, मेरे पापा, मम्मी, भैया, 3 लोग। भैया अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, भैया वॉज इन सेल एट दैट टाइम, तो वो आके 1.5 महीना ही उस विद मी थ्रू आउट। मेरी बहन ने वही वो 1.5 महीने का पीरियड पूरा दिया जलाया घर में। ऐसी तो हमारी फैमिली थी। तो उस समय तो हम खोटे सिक्के हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी हमसे। उम्मीद थी ऐसे प्यार था। तो इस पे वापस आता हूँ, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ। फैमिली तो फैमिली, तो एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी इज देयर ऑल द टाइम। मेरे फूफा जी लखनऊ से 5 घंटे की दूरी पे रहते थे। वो कभी कभी ऐसे 11 बजे आ जाते थे ट्रेन पकड़ के सुबह। बोले रात में मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या है, आ गए। पैसे की कभी कमी नहीं हुई। Although I made a note, I told mom कि I'll pay off everything and I did. But
नहीं कमी हुई, वो सब खड़े रहे और वही उसी वजह से बचे हम। वरना उस इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में जहाँ पर मैं था, जहाँ मैं तकरीबन 30 दिन रहा, जहाँ मैंने रोज़ एक मौत देखी है कम से कम, आदमी उसी से मर जाए। और हम तो मतलब वैसे ही मरे हुए ही थे। आप सोचिए कि हमारे पहला डायलिसिस हो गया, पानी मना, बूंद ऐसे रखी जाती थी। रात रात में मैं ऐसे चिल्लाता था कि कैसी माँ हैं आप, पानी नहीं पिला रही हैं, मर जाएगा लड़का। और जिस दिन डायलिसिस होना होता था, टोटल आई थिंक 4 या 5 हुए थे, उस दिन मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि डायलिसिस के लिए ले जाते थे तो एक बोतल पानी की मिलती थी, तो पानी पीते थे तब। और सपने देखते थे कि जब ठीक हो जाएंगे तो घर जाएंगे और ठंडा पानी पिएंगे। देखिए प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज हो जाती हैं ज़िंदगी में। यहाँ पूरा रियलाइजेशन हो चुका था कि अब कुछ ये नहीं। नहीं करना है, नहीं उस हुआ? समय तक अभी भी सोच रहे थे कि मिल रहा है तो पी ले। नहीं, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, 6-8 महीने बाद थोड़ा धीरे धीरे शुरू करेंगे। अच्छा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि निमोनिया अटैक आ गया। निमोनिया है छोटी चीज़ या बड़ी चीज़, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर मेरी मेडिसिन यहाँ से पंप होती थी हार्ट में, CVP डालते थे हार्ट में पंप करके, शरीर में कोई ऐसा वो नहीं बचा था जहाँ से खाना यहाँ से जा रहा, खाना में जो भी लिक्विड जाता था यहाँ से जाता था। और अलाउड नहीं था बहुत लोगों को मिलना उस, लेकिन लोगों के प्यार में लोग आ जाते थे मिलने। और आई थिंक किसी एक ऐसे ही दिन बहुत लोग आए, 3-4 लोगों ने हाय बेटा इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन जानलेवा होता है ऐसे, निमोनिया अटैक। और उससे एक दिन पहले डॉक्टर्स ने कहा था इसको वेंटिलेटर पे ले जाइए। तो हमारे दोस्तों ने, जो कि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मना किया कि नहीं, वेंटिलेटर पे जाके तो फिर बहुत मुश्किल है, जो भी है होने दीजिए, लेकिन वेंटिलेटर पे मत दीजिए। और नेक्स्ट डे ऐसा अटैक कि ऑक्सीजन लगा हुआ था मेरे, बट नहीं सांस आ रही थी, बहुत स्ट्रगल किया, नहीं आ रही। डॉक्टर आए, जो ड्यूटी डॉक्टर थे, बोला था वेंटिलेटर ले जाइए, आई कांट हेल्प इट। सो आई एम सीइंग द डॉक्टर सेइंग दैट आई कांट हेल्प इट। मेरी मम्मी ऐसे खड़ी है, मैं भैया और पापा खड़े हुए हैं, और मैं मम्मी से बोल रहा हूँ मम्मी सब ख़त्म है। सो मौत को जो देखने वाला है ना बात, वो देखा। और वो खौफ, मौत के इतना शेर व शायरी लिखी जाती है ना, कुछ नहीं याद आता है। बड़ा ग्लोरीफाई किया है, बहुत ही फैंसी सी चीज़ें कि लाइफ फ्लैश में चली जाती है, फ्लैश में ऐसा है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ कि अब मैं जा रहा हूँ। और वो इतना ओवर पावरिंग होता है कि आई वॉज शिटिंग एंड पीइंग एट द सेम टाइम। आई हैड नो कंट्रोल ऑन माई बाउल मूवमेंट्स फॉर अराउंड 5 मिनट्स। खौफ, डर कि अब ख़त्म। तो जो भी ये सोचते हो कि मौत से ख़त्म, ये सुसाइड इज़ द एंड, जब वो वक्त आएगा ना, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हुए, इतना मलाल होगा कि आप सोच नहीं सकते। कभी उस तरफ ना सोचें, ना कभी उस तरफ जाएं। मैं लकी था कि 8-10 मिनट के स्ट्रगल के बाद सांस थोड़ी वह भैया कह रहा है ठीक है, सब ठीक है, अरे सब ठीक है, आ रही सांस आ रही है। मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, पापा वॉज क्राइंग। और 10-12-15 मिनट बाद धीरे धीरे नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, लेकिन एग्जॉस्टेड। और फिर आई थिंक 15-20 मिनट बाद एकदम नॉर्मल, लेकिन द एंटायर बेड वॉज डर्टी। आई वॉज डर्टी एंड एग्जॉस्टेड। मुझसे मतलब ये हुआ कि अभी इसको क्लीन करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लीन मत करो, मुझे सुला दो, आज नींद आ रही है मुझे इतने दिन बाद। 7 की बात है या 6 की बात, 7 की बात, पार्टी हो रही थी ऐसी, बड़ा सा एक हॉल इनक्लोज एरिया समझ लीजिए आप। वहाँ हम 4-5 लोग खड़े हैं एक कोने में, यहाँ पे एंट्रेंस है, सब पार्टी चल रही है। सडनली मुस्तफा खान एंटर